Legislation of Jammu and Kashmir, composition, powers, and functions. So, we are going to understand this whole topic with the help of keynotes. तो पहला जो की नोट है वो है फर्स्ट लेजिस्लेटर यूनिकैमरल गवर्नमेंट ऑफ महाराजा हरी सिंह इन 1934। तो जो सबसे पहला लेजिस्लेचर था प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का, उसे प्रजा सभा जो है कहा जाता था, एंड इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराजा हरी सिंह इन 1934। तो इससे मालूम होता है कि इनिशियली इट वाज यूनिकैमरल हो गया, जिसमें एक हाउस होता है फॉर द लेजिस्लेशन, और इसमें 33 इलेक्टेड सीट्स थे, 30 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे और 12 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे। दूसरा पॉइंट, एज शिफ्ट टू बाई कैमरल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब क्या होता है, यूनिकैमरल जो है विद द कमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक शिफ्ट आता है फ्रॉम यूनिकैमरल टू बाई कैमरल। ओके, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1957, जब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट करती है, उससे एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, और जिसमें जो है दो हाउसेस रहते, अपर हाउस जो कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लोअर हाउस दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट 6 सेक्शन 46 दैट डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे फिर से चेंजेस आते हैं, तो अभी जो है बाई कैमरल है, मतलब कि देर आर 2 हाउसेज for the legislation. And now the third key point, that is Reorganization Act of 2019, unicameral legislature and union territories. So अब जब Reorganization Act of 2019 जो है वो आया, उससे क्या हुआ, दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज यही हुआ कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी वो एक यूनियन टेरिटरी बन गई, जम्मू एंड कश्मीर ऑन वन साइड एंड लद्दाख द अनदर यूनियन टेरिटरी। और उससे जो है न्यू यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू एंड कश्मीर की, वो एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है अपने लिए इलेक्ट करेगी फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जम्मू एंड कश्मीर की, दैट वाज फॉर्मली एबॉलिश्ड ऑन 16th of अक्टूबर 2019, ठीक है। सो दीज वर द फर्स्ट 3 की पॉइंट्स, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि इन द इनिशियल इट वाज यूनिकैमरल, देन इट बिकेम बाईकैमरल, एंड देन with the Reorganization Act of 2009 it again became unicameral. We have unicameral legislation, ठीक है। अभी elections नहीं हुए, but whenever the legislative assembly like will elect union territory, Jammu and Kashmir will elect a legislative legislator, it will be unicameral. Now हम point number 4 पे आते हैं, key point 4, दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल द अदर नेम। तो इनका दूसरा नाम क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली को विधान सभा भी कहा जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहा जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका कंपोजिशन क्या है, तो सबसे पहले जो है इनिशियल में लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कंपोजिशन था दैट वाज 100, ठीक है, देयर वर 100 मेंबर सीट्स। और उसके बाद एक एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट आया, 20th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, जिससे 100 मेंबर सीट्स बढ़कर 111 जो है हो गए। और उन 111 में से 24 जो सीट्स हैं वो POK मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी में आती हैं, और ये जो है सेक्शन 48 से ये सीट्स जो हैं 24 सीट्स ये वैकेंट होती हैं, एंड दे आर नॉट कंसीडर्ड फॉर द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ देखें कि जो हमारी जो सीट्स हैं लाइक 111 जो हमारे पास सीट्स हैं, उनको इलेक्ट करने का प्रोसेस क्या रहता है, उनके मेंबर्स को इलेक्ट करने का प्रोसेस रहता है डायरेक्ट इलेक्शन। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें डायरेक्ट इलेक्शन करवा के किया जाता है। और 24 जो है 111 में से 24 जो है वैकेंट हो गई, तो हमारे पास रिमेनिंग जो है वो 87 सीट्स बची, जिस दे आर द कंटेस्टेबल एंड फील्ड सीट्स 87, जिसमें से 46 जो हैं कश्मीर से हैं, 37 जम्मू में से हैं और 4 जो हैं लद्दाख में से हैं। अगर आप इनमें 24 मतलब 46 + 37 + 4 + 24 कर लेंगे तो टोटल मेंबर सीट्स 111, ओके। खैर ये तो तब का था, अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया तो चेंज हो गया ये।
प्रेजेंटली जो है हमारे पास 83 हैं आफ्टर सेपरेशन ऑफ लद्दाख एज यूनियन टेरिटरी विच हैड 4 सीट्स। अब उसके बाद टेन्योर जो है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। पहले टेन्योर जो था वो 6 ईयर्स था, ठीक है, अप टू 2019। अब 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स हो गया, ठीक है। और ये जो है कॉन्स्टेंट असेंबली जो है लेजिस्लेटिव कॉन्स्टेंट असेंबली जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना, वो एक टेम्परेरी बॉडी है। मतलब गवर्नर जो है उसके पास इस राइट है कि 5 साल होने से पहले भी वो इसको डिसॉल्व कर सकता है। ही इज़ हैविंग दैट राइट। अब उसके बाद देखेंगे हमारे पास पॉइंट नंबर 7 है। यहाँ पे हम पावर्स और फंक्शंस की बात करेंगे कि क्या पावर्स हैं, फंक्शंस हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। सबसे पहले है लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब रूल्स बनाना या लॉज बनाने के जो पावर्स, वो क्या कहें। पहला ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको ये पावर दी गई है कि वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर लॉज बना सकता है। और उसके बाद ये है कि कोई भी बिल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है उसको लॉ बनने के लिए गवर्नर का कंसेंट जो है होना ज़रूरी है। लाइक गवर्नर का जो कंसेंट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ जो है बनाती है फ्रॉम द स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, किसी सब्जेक्ट पे बनाती है, और उसके अपोजिट में जो यूनियन पार्लियामेंट है डैट ऑल्सो मेक सम लॉ, ठीक है, वो भी कोई लॉ बनाती है यूनियन गवर्नमेंट युनियन लेवल पे, तो जो यूनियन इंडियन पार्लियामेंट है डैट इज़ एम्पावर्ड टू मेक लॉज, ठीक है। मतलब उसका जो है जब कन्फ्लिक्ट होगा तो इंडियन पार्लियामेंट की लॉ को चुना जाएगा। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 8 दैट इज़ फाइनेंशियल पावर्स ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली। सबसे पहला यही है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास ये पावर है डैट इट कैन लेवाई टैक्सेस, मतलब टैक्सेस जो है वो लगा सकती है, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं स्टेट लिस्ट पे उस पर। और उसके बाद इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ फाइनेंसेस ऑफ स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स के फाइनेंसेस रहते हैं उसका कस्टोडियन जो है यही रहता है। और कोई भी रेवेन्यू जो है उसकी कंसेंट के बिना, ठीक है, मतलब कोई भी रेवेन्यू ना ही कलेक्ट किया जा सकता है, ना कोई टैक्स जो है वो उठाया जा सकता है, लाइक, और मतलब और ना ही कलेक्ट किया जा सकता है बिना स्टेट लेजिस्लेटर के परमिशन के बिना। और जो बजट्स हैं या जितने भी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो कब इफ़ेक्टिव बनते हैं या ऑपरेशन बनते हैं जब उनको स्टेट लेजिस्लेटर से अप्रूवल मिलता है। तो स्टेट लेजिस्लेटर जो है ना उसका लाइक रियली अ बिग टास्क। उसके बाद इमरजेंसी में क्या होता है, जो फाइनेंशियल पावर्स होते हैं वो यूनियन पार्लियामेंट जो एक्सरसाइज करती है ड्यूरिंग एमरजेंसी। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं इलेक्टोरल फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो जो मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वो हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो राज्यसभा में जाके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हैं वो लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हैं वो तभी हो सकती हैं जब तक हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके अप्रूवल में हो, लाइक वो चाहे। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है अपने मेंबर्स से खुद चुनता है, ठीक है। सो दैट वाज द इलेक्टोरल फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसके बाद देखेंगे कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये एग्जीक्यूटिव का जो जितना भी वर्किंग होता है यही कंट्रोल करता है। और मतलब इन सिंपल अगर हम कहें कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट को विद द सपोर्ट ऑफ असेंबली लाइक चलाते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं। द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ इन कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो असेंबली, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। सो दैट वाज लेजिस्लेटिव असेंबली। द नेक्स्ट वन इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की तो इसे विधान परिषद कहते हैं और ये अपर हाउस है लेजिस्लेटर का, मतलब अर्स्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। अभी बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है बिकॉज ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। अब ये जो ऐसे हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में
जो है चेयरमैन जो है वो हेड रहता है, और डिप्टी चेयरमैन जो है वो मेंबर्स जो हैं काउंसिल के वही इलेक्ट करते हैं, और जो लीडर ऑफ द हाउस जो है वो लीडर ऑफ पार्टी रहता है, ठीक है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं काउंसिल में, वही जो है लीडर रहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, 11 मेंबर्स जो हैं, और ये सारी जो कंपोजिशन है ये सेक्शन 50 और जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो बताई गई है, ठीक है, जिसमें हमने 36 मेंबर्स जो हैं वो इस तरीके से इलेक्ट करने या उन्हें चुनना है। पहला जो है वो ये है कि जो 11 मेंबर्स हैं फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर, मतलब कश्मीर प्रोविंस है, 11 मेंबर्स जो हैं उन्हें चुनेंगे, ठीक है, और वो मेंबर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं होने चाहिए, और इसके अलावा इसमें एक कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 फ्रॉम लेह, एक मेंबर जो है वो लेह से होना चाहिए, लेह तहसील से, और एक मेंबर जो है वो करगिल तहसील से होना चाहिए। उसके बाद ये पहला है, ठीक है, मतलब जम्मू पहला सिंपल यही है कि 11 मेंबर्स चुनने, उनमें से एक लेह से एक करगिल से, और वो मेंबर्स जो हैं वो जम्मू प्रोविंस से होने चाहिए, एंड दे शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। द सेकेंड थिंग सिमिलर ही है, 11 जो हैं वो चुनेंगे जम्मू से या लाइक कश्मीर से, ठीक है, और एक जो है कश्मीर से और एक लेह से होना चाहिए, करगिल से होना चाहिए, और 11 जम्मू से इलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें से एंड सेम कंडीशन अप्लाइज कि वो मेंबर नहीं होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, एक जो है वो डोडा से एंड एक पुंछ से, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप देखेंगे कि म्यूनिसिपल काउंसिल, टाउन एरिया कमेटी और नोटिफाइड एरिया कमेटी से मेंबर्स जो हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, 2 मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे, एक कश्मीर से और एक जम्मू प्रोविंस से, ठीक है। उसके बाद जो 4 मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे पंचायत या दूसरी अदर लोकल बॉडी से, इसमें 2 जम्मू की किसी लोकल बॉडी या पंचायत से, और 2 जो हैं वो कश्मीर प्रोविंस से। एंड देन 8 मेंबर्स जो हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करेगा, और उनमें से 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में से मतलब सिर्फ 3 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, 3 मैक्सिमम है, ठीक है। और बाकी जो लोग गवर्नर जो है नॉमिनेट करेगा, जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो ऐसे लोग रहेंगे जो स्पेशल, जिनके पास स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन द एरियाज ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस, ठीक है। तो ये है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 36 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से पहले 11 from the Jammu province, at least one from Doda and Poonch, 11 from Kashmir province, at least one from Leh and Kargil, and then we are having 2 members from the municipal council or town area committee or notified area committee, one from Kashmir and one from Jammu, and फिर उसके बाद 4 members रहते, 2 कश्मीर से 2 जम्मू से, जो लोकल लेवल पे जिन्हें चूज़ किया जाता, और 8 मेंबर्स जो हैं डेट आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, और उनमें से 3 से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 3 जो है वो कर सकता है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से, और बाकी जो है वो जिनके पास स्पेशल नॉलेज है लिटरेचर में, आर्ट में, ऐसे लोगों को जो है नॉमिनेट करेंगे गवर्नर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक परमानेंट हाउस है। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ ए टेम्परेरी हाउस, इट कैन बी डिसॉल्व, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अ परमानेंट हाउस, इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। और उसमें आप देखेंगे 1/3 ऑफ मेंबर्स जो हैं वो हर सेकेंड ईयर में रिटायर करते हैं, और रिटायरिंग मेंबर्स जो होते हैं दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो जो इंडिविजुअल मेंबर जो है उसका पूरा टेन्योर जो है वो 6 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। अब अगर हम इसके पावर्स की बात करें, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर्स के बारे में बात करें, पावर्स और फंक्शंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो मतलब नॉन मनी बिल या ऑर्डिनरी बिल जिसको कहते हैं, उसको लेकर क्या प्रोसेस है वो पहले देख लेते हैं। एक ऑर्डिनरी या नॉन मनी बिल जो है वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, मतलब इन बाई कैमरल लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हो सकता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हो सकता है।
अब ये बिल जो है वो कौन इंट्रोड्यूस करेगा, कोई भी मेंबर या कोई भी मिनिस्टर, ठीक है। और बिल जो है वो 3 स्टेजेस से पास होता है इन द ओरिजिनेटिंग हाउस, जहाँ पे बिल ओरिजिनेट होता है, ठीक है, जहाँ पे बिल उठाया जाता है, वहाँ पे 3 स्टेजेस रहेंगे, द फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड द थर्ड रीडिंग, ठीक है। और बिल जो है वो तभी पास होगा जब दोनों हाउसेस जो हैं वो उसके अप्रूवल में, मतलब वो राज़ी होंगे, ठीक ठीक है, बिल जो है वो तभी जो है लॉ बनेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पास करता है, मतलब ओरिजिनेटिंग हाउस जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो एक टेम्परेरी हाउस है, वो करता है, और ये बिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ भेजा जाता है। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास 4 ऑप्शंस हैं, या तो वो बिल को पास कर दे, ठीक है, विदाउट अमेंडमेंट्स, बिना कोई अमेंडमेंट किए वो बिल को पास कर दे, ठीक है। दूसरा ये है कि वो बिल को पास करे विद अमेंडमेंट्स, ठीक है, और वो वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बिल को देखे एंड उसके बाद अमेंडमेंट्स कुछ अमेंड करे एंड देन वो वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ भेजे फॉर रिकन्सिडरेशन। थर्ड ऑप्शन इज वो पूरे बिल को ही रिजेक्ट कर दे, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज वो कोई भी डिसीजन ना ले और बिल को पेंडिंग रखे। तो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये 4 ऑप्शन जो हैं रहते हैं। अगर काउंसिल जो है वो बिल को बिना अमेंडमेंट के पास करती है, ठीक है, या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बिल्स के रिगार्डिंग कोई अमेंडमेंट्स की और काउंसिल ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने वो अमेंडमेंट्स को मान लिया, ठीक है, तो क्या होगा कि बिल जो है दैट इज़ डीम टू हैव बीन पास्ड, बिल जो है वो पास हो चुका है बिकॉज दोनों हाउसेस का अप्रूवल है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि और फिर उसके बाद उस बिल को गवर्नर की तरफ भेजा जाएगा बिकॉज गवर्नर कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि अगर असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर देती है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बिल के ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स बनाए और फिर से वापस रिकन्सिडरेशन के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ भेजा, तो लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अमेंडमेंट्स को नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर बिल को ही पूरा रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर उसने 3 महीने के लिए फर्स्ट जो वो है 3 महीने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तो असेंबली जो है फिर से बिल को पास करेगी किसकी तरफ, काउंसिल की तरफ, ठीक है। 3 कंडीशंस में बिल को वापस से काउंसिल की तरफ भेजा जाएगा कि तुम वापस से इसको देखो, इस पर कोई एक्शन करो। पहला कि अमेंडमेंट ना माना जाए या फिर जो है वो बिल को पूरा ही रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। अब उसके बाद अगर एक काउंसिल जो है वो बिल को वापस से रिजेक्ट कर देती है, मतलब सेकंड रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा लेजिस्लेटिव असेंबली ने, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने फिर से बिल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर बिल जो है, ठीक है, या बिल को मतलब उसके बाद जो टाइम बचता है, लाइक लिमिटेड पीरियड जो होता है वो है 1 महीना, 1 महीने में उसने बिल जो है बिल पेंडिंग रखा, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बिल वापस नहीं किया, ठीक है, देन द बिल इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस इन फॉर्म इन विच इट वॉज पास्ड बाय असेंबली फॉर द सेकेंड टाइम। तो जो फर्स्ट टाइम का जो रिलैक्सेशन पीरियड है, जो पीरियड ऑफ टाइम है, दैट इज़ 2 मंथ्स, और जो 3 मंथ्स, एंड द सेकेंड टाइम का अगर कोई बिल वापस से भेजा जाता है फॉर रिकन्सिडरेशन दैट इज़ 1 मंथ, ठीक है। तो जो अल्टीमेट पावर है एक ऑर्डिनरी बिल को पास करने की, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन ओनली अमेंड, है ना, या अमेंड कर सकती है या कुछ समय के लिए बिल को पेंडिंग रख सकती है। सो दैट इज़ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ काउंसिल। नाउ द 18 की पॉइंट, दैट इज़ द फाइनेंशियल पावर ऑफ काउंसिल। तो वो वाला जो था वो नॉन मनी बिल के मतलब उसके हिसाब से देख रहे थे, एक ऑर्डिनरी बिल, अब एक मनी बिल के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अब जो अगर एक मनी बिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली एक मनी बिल जो है वो ओरिजिनेट करती है और उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ भेजती है कंसिडरेशन के लिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके पास बहुत लाइक रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं मनी बिल को लेकर, वो ना ही रिजेक्ट कर सकती है मनी बिल को। आप देखेंगे ऑर्डिनरी बिल में वो रिजेक्ट कर सकती थी, उसके पास 4 ऑप्शंस थे जिसमें से एक था दैट इट कैन रिजेक्ट है
ऑर्डिनरी बिल, लेकिन मनी बिल को ना ही वो रिजेक्ट कर सकती है ना अमेंड कर सकती है। और अगर आप इसके अपोजिट में देखेंगे तो ऑर्डिनरी बिल को, मतलब एक नॉन मनी बिल को लेकर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अमेंड भी कर सकती थी और रिजेक्ट भी कर सकती थी। यहाँ पे मनी बिल को लेकर लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है। ये देखा था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल्स पे उन्हें अमेंड कर सके या उन्हें रिजेक्ट कर सकते। इट कैन ओनली गिव रिकमेंडेशन, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली तक है कि वो उसको एक्सेप्ट करे उसके रिकमेंडेशंस को या नहीं। उसके अलावा हम देखेंगे एक लिमिटेड टाइम पीरियड रखा गया है 14 डेज़ का। 14 डेज़ में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को, मनी बिल को वापस लेजिस्लेटिव असेंबली तक नहीं भेजती है तो ये माना जाएगा कि बिल जो है दैट इज़ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। उसके बाद कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव क्या, हमने ये देखा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ रिस्पॉन्सिबल, लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा रोल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो प्ले करती है। सिर्फ क्वेश्चंस जो है स्टेट मिनिस्ट्री को क्वेश्चंस जो पूछ सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। For the detailed notes, you have to visit my Instagram. Link is in the description. Thank you very much.